प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 के सारे क्वेश्चंस हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आज हम बचा हुआ जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 5.1 का, उसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? मतलब यहाँ पे आपको स्थितियाँ दी है और स्थितियाँ देकर ये बोला है कि ये जो स्थिति है इसको आपको बताना है कि यहाँ से जो संख्याएं निकल कर आएगी ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो क्यों है, उसका कारण भी आपको देना है। और इस तरह से पहला जो इसका पॉइंट दिया हुआ है वो है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का किराया दिया गया है, सबसे पहले तो ये बात आपको समझ लेना है कि अगर आप कहीं जा रहे हो और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा किलोमीटर है, तो पहले किलोमीटर का जो किराया है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ये दिया है 15 रुपये, और उसके बाद जो दूसरा किलोमीटर आ रहा है प्रत्येक किलोमीटर के लिए जो अतिरिक्त किराया है वो 8 रुपये यहाँ पर दिया है। मतलब 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो 15 रुपये लगेंगे, फिर 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो 8 रुपये लगेंगे, फिर 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो 8 रुपये लगेंगे। मतलब पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये है और उसके बाद आप 1-1 किलोमीटर कितना भी आगे जाओ 8-8 रुपये आपको लगना है। बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। तो इसके आधार पर अपने को श्रेणी तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया। तो हम स्टार्ट करते हल करना। हम लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया। तो प्रथम किलोमीटर का किराया ये हो जाएगा आपका A1 और ये आपके पास है ₹15, यानी 15 रुपये। उसके बाद में हम लेंगे द्वितीय किलोमीटर का किराया। द्वितीय किलोमीटर का किराया, इसको हम लिखेंगे A2। तो प्रथम किलोमीटर का किराया जितना है द्वितीय किलोमीटर का किराया है, तो इसमें 8 रुपये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 23 रुपये। उसके बाद में तृतीय किलोमीटर का किराया निकालेंगे। तृतीय किलोमीटर का किराया, इसको नाम देंगे A3। तो ये जो आया 23, इसमें तृतीय किलोमीटर का 8 रुपये और जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 और 3 31 रुपये। और चतुर्थ किलोमीटर का किराया और निकाल लेते हैं, कम से कम हमारे पास 4 पद होनी चाहिए। तो चतुर्थ किलोमीटर का किराया हम निकालेंगे। चतुर्थ किलोमीटर का किराया, इसको हम नाम देंगे A4 बराबर 3 किलोमीटर तक 31 रुपये लग रहे हैं और चतुर्थ किलोमीटर का 8 रुपये और जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 39 रुपये। तो इस तरह से कम 4 पद हमने इसमें निकाल लिए। अब हमको पता करना है AP है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम निकालेंगे पहले A2 माइनस A1। तो A2 का मान हमारे पास कितना है? 23 है, माइनस A1 का मान हमारे पास है 15, तो ये आ जाएगा 8। उसी प्रकार हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान हमारे पास कितना है? 31 है, माइनस A2 का मान हमारे पास 23 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 8। उसी प्रकार हम निकालेंगे A4 माइनस A3 का मान। तो A4 का मान है 39, माइनस A3 का मान कितना है? ये है 31, तो ये भी हो जाएगा 8। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 समान है। तो हम लिखेंगे कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के और बराबर है A4 माइनस A3 के। मतलब ये तीनों मान आपस में बराबर है और बराबर है, इसका मतलब क्या है? हम लिखेंगे इसीलिए यह एक AP है।
ठीक है। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि आपको जो स्थिति दी है और इस स्थिति से हमने जो संख्याएं प्राप्त की थी वो एपी है या नहीं है, वो हमको चेक करना था। तो यहाँ पर एपी है। क्यों एपी है आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर a2 माइनस a1 ऐसा लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 बराबर है a4 माइनस a3, ये इसका कारण हो गया और इसीलिए क्या है, एपी है। इस तरह से इसको हल करना है, बहुत ध्यान से आपको इसको समझ के हल करना है। उसके बाद हम चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे, दूसरा और चौथा इसके बाद हम करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम खुदाई की लागत 150 रुपये है। मतलब आप कोई कुआं खुदवाते हैं और उसके लिए जो एक मीटर कुआं खुदवाएंगे तो आपको 150 रुपये लगेगा, और उसके बाद आगे जब एक एक मीटर आप कुआं खुदवाने जाएंगे तो आपको जो आगे जो लागत आएगी, मतलब जो आपको खर्चा लगेगा वो 50 रुपये के हिसाब से लगेगा। सिर्फ आपको 1 मीटर स्टार्टिंग में जो खुदवाना है उसका 150 रुपये लगेगा। उसके बाद आप कितना भी एक एक मीटर आगे खुदवाते जाएंगे कुएं को तो आपको सिर्फ 50 रुपये लगेगा। कहने का मतलब है, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम मीटर, ध्यान से समझेंगे, प्रथम मीटर खुदाई की लागत। लागत का मतलब आप खर्चा समझेंगे, तो खुदाई की लागत कितनी है, ये है ₹150। मतलब 1 मीटर आप खुदवाते हैं स्टार्टिंग में तो आपको 150 रुपये लगेगा, और उसके बाद आप एक एक मीटर कितना भी कुएं को खुदवाएं तो आपको 50 रुपये के हिसाब से लगना है। इसका मतलब हम लिखेंगे द्वितीय मीटर खुदाई की लागत, ये कितनी होगी, तो प्रथम मीटर की लागत 150 रुपये है, और इसमें 1 मीटर और हम खुदवाना चाहते हैं तो प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये है। इसका मतलब 50 इसमें जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 रुपये। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं तृतीय मीटर खुदाई की लागत। तो यहाँ पे आया 200 कैसे आया, प्रथम मीटर का 150, फिर दूसरे मीटर का 50 और फिर तीसरे मीटर का अब इसमें जुड़ेगा 50, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 रुपये। तो इसको हम नाम दे देंगे A1, ये हमारा हो गया प्रथम पद। इसको हम नाम देंगे A2, इसको हम नाम देंगे A3, और एक और निकाल लेंगे हम A4। तो हम लिखेंगे चतुर्थ मीटर खुदाई की लागत A4। तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 प्लस द्वितीय मीटर की 50, तृतीय मीटर की 50 और चतुर्थ मीटर की 50, तो 3 मीटर तक तो 250 हो गया, और चतुर्थ मीटर का इसमें और जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 300 रुपये। तो इस तरह से हम अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे A2 माइनस A1। तो हम लिखते हैं यहाँ पे A2 माइनस A1, A2 का मान हमारे पास है 200 माइनस A1 का मान है 150, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50। इसी प्रकार से हम निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 250, माइनस A2 का मान हमारे पास कितना है, ये है 200, तो यहाँ आ जाएगा 50। उसी प्रकार हम निकालेंगे A4 माइनस A3। तो A4 का मान हमारे पास है 300, माइनस A3 का मान हमारे पास कितना है 250, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ये भी आएगा 50। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, बराबर है A4 माइनस A3 के, इसका मतलब अंतर जो आया है वो समान है, इसीलिए यह एक AP है। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है थोड़ा सा आपको इसमें मशक्क़त करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से इसको करना पड़ेगा, क्योंकि पहला और तीसरा जो हमने किया वो बहुत सिंपल था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझ के हल करना है। प्रश्न में क्या बोला है, किसी बेलन में, बेलन मतलब सिलेंडर, आप घर का सिलेंडर भी मान सकते हो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब बेलन में हवा कहो या इसको वायु भी आप कह सकते, एयर आप इसको कहते हैं। तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। बहुत ध्यान से आप समझिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई बेलन है और इस बेलन में हवा है,
इस बेलन में हवा है, मान लीजिए इस बेलन में हवा है 100 लीटर, तो क्या होता है कि हवा निकालने वाला जो पंप है वो प्रत्येक बार में यहाँ पर जो हवा निकालता है 1/4 निकालता है। मतलब अगर इस बेलन के अंदर 100 लीटर हवा है तो इस हवा का 1/4 मतलब 1/4, आप चाहो तो 1/4 का गुणा कर सकते हो या फिर आप 4 का डायरेक्ट भाग भी दे सकते हो। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसका मतलब यह है कि प्रथम बार में जो हवा निकलेगी वो निकलेगी 25 लीटर। कहने का मतलब यह है कि बेलन के अंदर जितनी हवा होगी, बेलन के अंदर जितनी हवा होगी, ध्यान से समझेंगे, बेलन के अंदर जितनी हवा होगी, हवा निकालने वाला पंप क्या करेगा, प्रत्येक बार हवा 1/4 को बाहर निकालेगा, मतलब 1/4 हवा को बाहर निकालेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रथम बार हवा निकालने के बाद कितनी हवा बचेगी बेलन में, तो आप कहेंगे पहले हवा कितनी थी, 100 थी और 25 लीटर निकल गई, तो कितनी बचेगी, ये बचेगी 75 लीटर। तो इसको आप सिंपली कैसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि 100 लीटर हवा आपके पास है, फिलहाल में 100 लीटर हवा आपके पास है, और इसमें से क्या करना है, जितनी लीटर हवा है उसका 1/4 आपको बाहर निकालना है, मतलब माइनस करना है। फिर जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 100 लीटर माइनस 100 गुणा 1/4 हमने किया था 25 लीटर, तो ये आ जाएगा 75 लीटर। तो कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली अगर करना चाहते हो तो जितनी हवा आपके पास रहती है उसी का 1/4 घटाना है, और जो बचेगी वो हवा फिर उसका 1/4 निकालेंगे। इस तरह से आगे इसको हल करते जाएंगे। अब हमको यहाँ प्रश्न में दिया नहीं है कि बेलन में हवा कितनी है, तो हम बेलन में हवा की मात्रा को मान सकते हैं। आप जो मानना चाहे मान सकते हैं। जैसे बेलन का आयतन होता है, तो आयतन मतलब इसको हम कहते हैं वॉल्यूम, तो V मान सकते हैं, या हमेशा की तरह आप X मान सकते हैं या Y मान सकते हैं, जो आपको मानना है वो मान सकते हैं। लेकिन बेलन में जो हवा है उसका आयतन होता है, तो आप V से भी उसको दर्शा सकते हैं, क्योंकि V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है वॉल्यूम। तो हम सिंपली इसको V मानकर हल करते हैं, लेकिन X मानकर, Y मानकर किया, Z मानकर किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को मान लेंगे, लिखेंगे मान लो। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दिया नहीं है कि बेलन में हवा कितनी है। मान लो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ये मान लेते हैं हम कितना, V, और इसको हम लिखते हैं A1। अब हम क्या करेंगे, प्रथम बार हवा निकालेंगे, और कितना निकालेंगे, जितनी हवा हमारे पास है, हमारे पास हवा की मात्रा V है, इसका 1/4 निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम बार या पहली बार, जो आपको लिखना है, प्रथम बार हवा या वायु हवा निकालने पर, और हवा कैसे निकलेगी, पंप से निकलेगी, हवा निकालने पर शेष हवा की मात्रा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलो लिख देते हैं शेष हवा की मात्रा। तो प्रथम बार हवा निकालने पर शेष हवा की मात्रा, आपके पास हवा कितनी है, आपके पास हवा है V, हवा की मात्रा V है। आपको क्या करना है, जितनी हवा की मात्रा आपके पास है उस हवा की मात्रा का 1/4 आपको क्या करना है, निकालना है। किसके द्वारा निकालना है, पंप के द्वारा। बहुत ध्यान से आप समझना, जितनी हवा आपके पास है उस हवा का मतलब इसी का 1/4 आपको निकालना है। तो क्या होगा, यहाँ आएगा V को आप लिख सकते हैं V/1 माइनस V का गुणा 1 में करेंगे तो V, और यहाँ बटे में आ जाएगा 4। इसको आगे जब हल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, ये आपका एलसीएम होगा। 4 का गुणा V में करेंगे तो ये होगा 4V, माइनस 1 का गुणा V में करेंगे तो V आएगा। तो इस तरह से ये आपको मिलेगा 3V/4। इसको क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे A2। इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं A2। तो प्रथम बार हवा निकालने पर शेष हवा की मात्रा इतनी बची। अब क्या करना है, द्वितीय बार हवा निकालना है। अभी हमारे पास हवा इतनी है, अब इसका भी क्या करना है हमको, इसका भी 1/4 आपको बाहर निकालना है, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी हवा बची है। अब इसका 1/4 निकालेंगे। हमारे पास इतनी हवा थी, तो प्रथम बार हवा निकालने पर शेष हवा की मात्रा निकालने के लिए इसका 1/4 हमने बाहर निकाला। अब हमारे पास इतनी हवा बची है, काय के अंदर बची है, बेलन के अंदर बची है। अब हमको इसका 1/4 निकालना है। तो सेंटेंस को वैसे ही जमाएंगे, क्या लिखेंगे, द्वितीय
या दूसरी बार हवा निकालने पर शेष हवा की मात्रा। अब इसको हम दर्शाएंगे A3 के द्वारा। तो हमारे पास कितनी हवा है अभी 3V/4 है। हमको क्या करना है, ये जो 3V/4 है इसका ही 1/4 बाहर निकालना है बेलन में से। तो इसको आगे हल करेंगे तो ये होगा 3V/4 माइनस 3V का गुणा 1 में करेंगे तो 3V होगा और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 होगा। अब देखिए इसका जो एलसीएम आएगा 16 में 16 का भाग जाता है और 4 का भी भाग 16 में जाता है, तो एलसीएम आपका होगा 16। 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा और V है यहाँ पर माइनस 16 में 16 का भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा 3V में करेंगे तो 3V होगा। और इस तरह से 12V में से 3V को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 9V और बटे में आएगा 16। ये आपका हो जाएगा A3। अब इस क्वेश्चन में वैसे देखा जाए तो आपको A4 का मान भी निकालना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कम से कम 4 पद आपके पास होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर A3 तक ही निकालते हैं क्योंकि जब आप A2 में से A1 को घटाएंगे और A3 में से A2 को घटाओगे तो यहाँ पर दोनों मान आपस में बराबर नहीं आएंगे। अगर आप A4 का मान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर A3 तक मतलब 3 पदों तक ही निकाल कर इसको छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आगे आप देखेंगे A2 माइनस A1 का मान A3 माइनस A2 के बराबर नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो A4 माइनस A3 निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ना है। और जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम A4 का मान यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं। अगर आप निकालने की इच्छा रखते हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम A2 माइनस A1 का मान। तो A2 का मान हमारे पास कितना है, यह है 3V/4 माइनस A1 का मान कितना है, यह है V, तो V को लिख सकते हैं V/1। इसको हल करेंगे तो एलसीएम आएगा 4, 1 का गुणा 3V में करेंगे तो 3V होगा, माइनस 4 का गुणा V में करेंगे तो 4V होगा। तो यहाँ पर ये V है, ये भी V है, ये 4 है, ये 3 है, असमान चिन्ह है, घटाएंगे तो 4 में से 3 गया, 1 V आएगा, 1 नहीं लिखा तो चलता है, और 4 का चिन्ह लगाएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस V/4। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे A3 माइनस A2 का मान। A3 का मान हमारे पास कितना है, 9V/16 है, माइनस A2 का मान कितना है, ये है 3V/4। इसको लिखेंगे 3V/4। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 16। 16 में 16 का भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा 9V में करेंगे तो 9V, माइनस 16 में 4 का भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 3V में करेंगे तो ये हो जाएगा 12V। अब यहाँ पे 12V और 9V दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो 12V में से 9V जाएगा तो 3V बचेगा, और 12 बड़ी संख्या इसका चिन्ह माइनस आएगा तो माइनस 3V/16 होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे A2 माइनस A1 का मान A3 माइनस A2 के बराबर है क्या, नहीं है। इसीलिए मैंने A4 नहीं निकाला था। A4 निकालते तो भी उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ना है, क्योंकि जब ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है तो आपको A4 माइनस A3 निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम लिखेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के, और जब बराबर नहीं है इसीलिए यह एक AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा जो लास्ट बचा है उसको। इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई है वो बात की है मिश्रधन की। तो मिश्रधन क्या होता है, सबसे पहले तो इसका जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले फार्मूला ही बता देता हूँ। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ये होता है मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 पूरे की घात समय। ये शब्दों में लिखा है, आप संकेतों में भी इसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये मिश्रधन का फार्मूला हो गया। अब बोला है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, मतलब यहाँ पे बात आई है मिश्रधन की, और प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात आपको ध्यान रखना है, मिश्र धन की बात हो रही है, मतलब A1 A2 A3 A4 इन सभी के जो मान होंगे ये मिश्र धन में ही आपको लेना है। जबकि आगे क्या लिखा है, 10,000 रुपये की राशि, 10,000 रुपये ये आपका है मूलधन, 10,000 रुपये क्या है, ये आपका मूलधन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ मैं बाजू में लिख देता हूँ, मूलधन, स्टार्टिंग में जो मूलधन आया है वो कितना दिया है, ये है 10,000 रुपये। और 8% ये है दर, परसेंट में जो होती है वो दर होती है, तो यहाँ पे दर है 8%। और वार्षिक की दर से बोला है, तो जो समय है, ये समय कितना है, ये समय है 1 वर्ष, मतलब वार्षिक का दिया हुआ है, वार्षिक मतलब 1 वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, इसको भी बहुत ध्यान से आपको समझ लेना है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, जनरल आपको इसको समझना है बस। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में 1,000 रुपये जमा किए, 1,000 रुपये जमा करने के बाद आपको इस पर मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज मिला 80 रुपये। तो ये जो आपने जमा किए ये आपका क्या है, ये आपका है मूलधन, और आपको ब्याज मिला, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, ये हो गया 1,080 रुपये। तो अभी आपका मूलधन कितना था, 1,000 रुपये था, लेकिन अब आपको ब्याज मिलने के बाद 1 वर्ष में 80 रुपये ब्याज मिला, मान लीजिए, उदाहरण के लिए हम समझ रहे हैं इसको। तो आपको 1 वर्ष बाद आपका इतना रुपये हो गया, तो आपको अब इस पर ब्याज मिलेगा, यह आपका होगा मूलधन, यह आपका होगा मूलधन। मतलब आपको जो ब्याज मिला है उसको पकड़ के अब ये जो आपका आ गया ये आपका मूलधन कहलाएगा, और अब इस पर ब्याज मिलेगा। अब 1,000 पर ब्याज नहीं मिलेगा, अब जो ब्याज मिलेगा वो 1,080 पर मिलेगा, मतलब ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। पहले आपका मूलधन 1,000 था, 80 रुपये ब्याज मिला, तो अब यहाँ पे 1,080 हो गया। अब ये मूलधन के साथ ब्याज जुड़ के ये जो नया बना है ये आपका मूलधन है। अब आगे जो मिलेगा वो इस पर ब्याज मिलेगा, फिर आगे जो मिलेगा उस पर ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब है जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें ब्याज पर ब्याज लगता है। जब ब्याज पर ब्याज लगता है तो हम उसको क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है, उदाहरण के लिए आपको बताया। तो इस तरह से अब हम निकालेंगे प्रथम वर्ष के लिए मिश्रधन। प्रथम वर्ष के लिए मिश्रधन निकालना है तो हम लिखेंगे प्रथम या पहले वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए मिश्रधन। और इसको हम लिखेंगे A1। तो इसको निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है, मूलधन कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,000 और 10,000, कोष्टक में 1 प्लस दर कितना है 8 है, और बटे में है 100, और पूरे की घात समय है 1। इसको आगे हल करेंगे तो 10,000 कोष्टक में इसको हल करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेना है तो एलसीएम आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो अब 1 लिख सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा 100 और यहाँ 1 है, दोनों का गुणा करेंगे तो 100 होगा। 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100, और प्लस 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8, और पूरे की घात 1 है, नहीं लिखा तो भी चलता है। आगे इसको लिखेंगे 10,000, या कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा का चिन्ह है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, और बटे में कितना है, बटे में है 100। इस तरह से 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचा 100, और यहाँ 108, दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 108, और इस पर 2 0 आ जाएंगे, मतलब यह आपका हो गया A1। अब ये A1 है, ये क्या है, प्रथम वर्ष का मिश्रधन है। अब ये जो मिश्रधन है ये दूसरे वर्ष के लिए, द्वितीय वर्ष के लिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मूलधन। ये क्या बनेगा, ये मूलधन बनेगा, क्योंकि आपने प्रथम वर्ष के लिए जो मिश्रधन निकाला है, मिश्रधन का मतलब होता है, आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से आप इसको समझ लेंगे। मिश्रधन का मतलब होता है, इसका फार्मूला होता है मूलधन धन ब्याज। मतलब मूलधन में ब्याज जुड़ चुका है और आपका मिश्रधन बन चुका है। अब मूलधन में ब्याज जुड़ गया, मिश्रधन बन गया। ये मिश्रधन दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज की यही खासियत होती है कि आपको मूलधन आपका जो होता है उसमें ब्याज जोड़ के जो मिश्रधन बनता है वो अगले वर्ष के लिए जो मिश्रधन है क्या बन जाता है, ये बन जाता है मूलधन। अब ये जो मिश्रधन आया है ये अगले वर्ष के लिए आपका मूलधन कहलाएगा। बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है और आप बहुत ध्यान से इसको समझ रहे होंगे।
अब हम आगे इसको हल करते हैं। अब हम निकालेंगे द्वितीय वर्ष के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे द्वितीय वर्ष के लिए मिश्रधन, और इसको हम दर्शाएंगे A2 के द्वारा। तो अभी इसका जो फार्मूला है ये हमारा यही है। तो अब हमारा मूलधन कितना है, यह है 10,800, कोष्टक में 1 प्लस दर हमारी है 8/100, और जो दूसरा वर्ष है एक वर्ष से दूसरे वर्ष में आए हैं, मतलब यहाँ वर्ष एक ही है। ये ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि द्वितीय वर्ष है तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। नहीं, प्रथम वर्ष के लिए आपने निकाल लिया है तो 1 आया था, अब द्वितीय वर्ष के निकाल रहे हैं, द्वितीय वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन लिया है वो द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन बन रहा है। इसीलिए यहाँ 1-1 साल के लिए ही चलेगा, क्योंकि वार्षिक की बात यहाँ पे हुई है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज आप मत होना, बहुत ध्यान से आप इसको समझना। प्रथम वर्ष के लिए जो आपने मिश्रधन निकाला है वो द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन बन गया है, और द्वितीय वर्ष मतलब प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में आप आए हैं, मतलब यहाँ पे 1 साल ही समय लगा है, इसीलिए यहाँ लिखा है 1 साल 1 वर्ष। अब इसको हल करते हैं तो कितना होगा, ये होगा 10,800। इसको हल करते हैं तो अभी हमने इसको हल किया था 1 प्लस 8/100, तो इसका कितना आया था 108/100। तो आप इसको पूरा हल कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 108/100। इसको हल करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर होगा 108 गुणा 108। अब आप 108 में 108 का गुणा करिए, और गुणा करने के बाद आप बता सकते हैं कितना आएगा। कर लिया आप लोगों ने गुणा, तो इसका जो गुणा आपने किया होगा वो होगा 11,664। इस तरह से ये हो जाएगा आपका मिश्रधन, मतलब A2 का मान हो जाएगा। अब ये जो आपका मिश्रधन आया है ये तृतीय वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही, मूलधन बन जाएगा। तो हम इसको निकाल लेते हैं तृतीय वर्ष के लिए। अब द्वितीय वर्ष के लिए मैंने आपको बताया, तृतीय वर्ष के लिए आप अपने हिसाब से बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम लिखेंगे तृतीय वर्ष के लिए मिश्रधन बराबर क्या होगा, अब हमारा मूलधन कितना है 11,664, कोष्टक में 1 प्लस 8/100 पूरे की घात 1। बिल्कुल आसान है, बस यहाँ पे मूलधन चेंज हो रहा है, बाकी सब जैसा का वैसा ही चल रहा है। दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष में आए, मतलब 1 वर्ष का ही इसमें गैप है। अब लिखेंगे 11,664, इसको आप हल करते कितना आता है 108/100। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम 11,664 में 108 का गुणा करते हैं। करिए आप गुणा, कितना होगा, इसका गुणा आपने किया होगा और ये गुणा आपका आया होगा 1 2 5 9 7 1 2, इतना आया होगा, और बटे में है 100। अब इसको ध्यान से गुणा करेंगे तो आपको इतना गुणा मिलेगा। अब यहाँ पे 100 है, मतलब 1 पे 2 0 है, तो 2 अंक छोड़कर आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है, और यहाँ है 7, फिर 9 5 2 और 1, यह आपका है A3 का मान। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं A3। अब वैसे यहाँ A4 का मान में निकालना चाहिए, क्योंकि कम से कम 4 पद आपके यहाँ होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर भी A2 - A1 का मान A3 - A2 के बराबर नहीं आने वाला है, इसलिए मैं A4 का मान नहीं निकाल रहा हूँ। तो हम निकालते हैं सबसे पहले A2 - A1, तो A2 - A1, A2 का मान कितना है 11,664 माइनस A1 का मान कितना है 10,800। इसको हल करेंगे तो आपका जो अंतर मिलेगा वो मिलेगा 864। इसी प्रकार हम निकालेंगे A3 - A2 का मान, तो A3 हमारे पास कितना है, ये है 12,597.12 माइनस A2 का मान है हमारे पास 11,664। इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आपको मिलेगा 900.12। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 के, और जब बराबर नहीं है इसीलिए यह एक AP नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए। थैंक यू।